अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है और हमने क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखें कि आपके पास जो ये इक्वेशंस मेंशन है इसके ऊपर मेथड मेंशन नहीं है, तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बाय मैट्रिक्स मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रैमर्स रूल के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मेथड मेंशन नहीं होता तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें। तो बेहतर ये है कि आपने इस चैप्टर में दो मेथड सीखे हैं, एक मैट्रिसेस मेथड है और एक क्रैमर्स रूल है, कि आप इसे क्रैमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व कर लें क्योंकि वो उससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैट्रिसेस मेथड अच्छे तरीके से आता है तो आप इसे मैट्रिसेस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, हम देखें कि ये आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं और अगर हम क्रैमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि अगर हम क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। और डिटर्मिनेंट से भी पहले हमें क्या करना पड़ते हैं, अपने मैट्रिसेस क्रिएट करने पड़ते हैं। क्योंकि ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। तो फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल्स हमें क्या करना पड़ता है, और बेशक अगर आप मैट्रिसेस मेथड भी सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है, इसके मैट्रिसेस क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आप अब इसमें क्या है, इसमें तीन इक्वेशन है, तो आपका 3 × 3 का आपका क्या क्रिएट होगा, मैट्रिक्स क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक एक्स मैट्रिक्स क्रिएट करना होता है। एक्स मैट्रिक्स में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स लिखते हैं और उसके बाद हमारा एक मैट्रिक्स होता है बी, वो क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये तीन मैट्रिसेस बनाने होते हैं। ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हम कौन सी लेते हैं कि ये जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं इनके साथ जो वैल्यूज़ होते हैं उन्हें लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये एक्स वेरिएबल है, इसके साथ कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, तो इसमें यहाँ पे क्या है, 1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। फिर हमारे पास क्या है, 2, और फिर हमारे पास क्या है, 2। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे 2 और फिर नीचे लिखेंगे 2। उसके बाद अगर आप वाई वाली जगह पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, तो इसमें यहाँ पे क्या 1। तो ये क्या +1 हो गया, और +1 को आपको पता है कि हम सिंपल 1 ही लिखते हैं। ठीक है, अब जिस वैल्यू के साथ साइन नहीं होता तो वो आपको पता होता है कि वो प्लस का ही होता है, तो मैं प्लस का साइन यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, इस y के साथ भी कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो इसमें यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, -1। तो यहाँ पे माइनस का साइन आपने लाजमन मेंशन करना होता है, प्लस का साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है, अच्छा ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, यहाँ पे z मिसिंग है, तो आप खुद z यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे z होना चाहिए था, जो मतलब बाय मिस्टेक मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पे नहीं मेंशन, तो आपने यहाँ पे z खुद ही लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास हमने z खुद ही लिख लिया कि वहाँ पे मिस प्रिंट था, तो यहाँ पे खुद ही लिख लिया। अब z के साथ हमारे पास कौन सी वैल्यू है, -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 5, और फिर है 4। तो फिर आप लिखेंगे 5 और 4। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स क्रिएट हो गया, मैट्रिक्स ए क्रिएट हो गया। अब आपने एक्स मैट्रिक्स क्रिएट करना है। एक्स मैट्रिक्स में हम अपने डिफरेंट वेरिएबल्स लिखते हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, तो आप तरतीब से लिखेंगे एक्स, वाई और जेड। ठीक है, उसके बाद बी मैट्रिक्स में आपने इक्वल टू के इस साइड पे जो वैल्यूज़ होते हैं वो लिखने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 है, फिर 0 है, 0। तो यहाँ पे आप 0, 0 और 0 ही मेंशन करेंगे। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में क्या करते हैं कि हम मैट्रिसेस क्रिएट करते हैं, वो आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में आपने जो आपका मेन मैट्रिक्स होता है उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। आप किसी भी मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करें, चाहे आप कोफैक्टर मेथड से फाइंड करें, या आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, प्रीवियस कितने क्वेश्चन हैं जिसमें हमने कोफैक्टर मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो इसमें हम क्या करते हैं कि बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड डिटर्मिनेंट बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट, ताकि क्या हो जाए कि आपकी साथ साथ हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, इसके ज़रिए अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले अगर हम बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ये जो आपके एक, आप किसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ए का। आपने अपने मैट्रिक्स को 2 पैरेलल लाइन के अंडर लिखना होता है, ये रूल है। सबसे पहले आपने ये कंडीशन क्रिएट करनी है, इसमें आपने अपना मैट्रिक्स लिखना है, यानी कि यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, 2, 2,
यानी कि सेम आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो आपके ओरिजिनल मैट्रिक के अंदर गिवन है, ये आपने वो लिख दी। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये होता है कि जो आपके पास फर्स्ट 2 कॉलम वाली वैल्यूज़ होती हैं ना, वो आपने दोबारा से रिपीट करनी होती है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या वैल्यू है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2 दोबारा लिख दिया, ये कॉलम दोबारा से लिखा। फिर आपने सेकंड कॉलम की वैल्यू भी दोबारा लिखनी है। लेकिन इसके बाद आपने एक और पैरेलल लाइन नहीं लगानी, कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, आपने सिर्फ यहाँ तक क्रिएट करना है, ठीक है। ये होता है बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। एक तो मेथड वो है ना, वो होता है 2/2 का, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और आपस में दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दिया। अब ये उसी का वही मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, तो उस कंडीशन में हमने इस तरीके से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब ये आपके पास क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इन 3 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन 3 वैल्यूज़ को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट आपका होगा कि आपने इन 3 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बेशक आप मेंशन करें, बेशक आप डायरेक्ट कर लें, तो इस तरह करते हैं कि डायरेक्ट कर लेते हैं, एक-एक स्टेप मेंशन करने से टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप अपनी आसानी के लिए आप एक-एक बार बेशक लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करनी है आपने, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई कर देना है, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे और ये वैल्यूज़ आपस में ऐड होंगी, फाइनली फिर माइनस होंगी, यानी कि अब ये वैल्यूज़ है ना, ये इसका आंसर और इसका आंसर, इन तीनों का आंसर आपस में ऐड होगा। ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन इन तीनों के जो अलग-अलग आंसर आएँगे वो आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ पे फिर आपने ऐड का साइन लगाना है, ठीक हो गया। उसके बाद -2, 5 और 2, इन 3 वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -20, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -20। अब यहाँ पे पहले प्लस लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, 2 साइन इकट्ठे नहीं लिख सकते, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -20। उसके बाद आपके पास क्या है, -1, 2 और -4। अब आपने -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -4, आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 8। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 + 8, ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, इन तीनों को सॉल्व कर लिया। अब आपने इस ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। अब आपने एक और माइनस का साइन लगाना है, ये आपके पास स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब आपने माइनस का साइन लगा के एक और ब्रैकेट क्रिएट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम कॉपी किया था तो ये 1 2 2 था, और सेकंड कॉलम की क्या थी, -2 1 और ये -1, यहाँ पे लिखा हुआ है -2 1 और यहाँ पे गलती से मैंने लिखा है -4। ये -4 नहीं है, ये -1 है, ठीक है। तो फिर अगर आप यहाँ पे फिर क्या आ गया, -1 ही आना है, ठीक है, जो गलती से -4 लिखा हुआ था। अब आपने क्या करना है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे क्या आना था, गलती से -4 लिख दिया था, यहाँ पे -1 है, तो फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 2 आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 2। ये आपके पास आ गया। अब ये आपके पास कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है, इसको बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाना है। अब आपने क्या करना है कि जैसे आपने इस तरतीब से ली थी वैल्यूज़, अब आपने इस तरतीब से वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। ये फिर आपने इन 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये 3 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये 3 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये 3 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सेम इसी तरीके से जैसे पहले मल्टीप्लाई किया था। तो 2 1 और -1 को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये -1 लिखा हुआ है, तो इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा -2। फिर आपने प्लस का साइन लगाना है, फिर आपने -1 5 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -5। फिर आपने प्लस का साइन लगा देना, 4 2 और -2 को मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आपके पास आंसर क्या आएगा, -16, ठीक है। अब ये आपके पास क्रिएट हो गया। अब इसको फर्दर आपने सॉल्व करना है कि यहाँ पे देखें आपके पास क्या, 4 प्लस इंटू आपके पास क्या, -20, फिर आपके पास है +2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है, -14, ठीक है। अब ये वाला माइनस आ गया यहाँ पे।
अब ये जब माइनस बाहर होते हैं ना तो अंदर वाली वैल्यूज़ के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से अभी आपने पहले अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो इसको भी आपने ब्रैकेट में ही रखना है क्योंकि इसके साइन चेंज होने हैं। पहले आप इसको सिंपल सॉल्व कर लें, इस माइनस को इग्नोर करके फिर आपने इसके साइन चेंज करने हैं, ठीक है? अब ये -2 है, यहाँ पे फिर प्लस है, फिर इनटू है -5, फिर है प्लस, फिर इंटू -16। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है -23, ठीक है। अब आपने क्या करना है इस स्टेप में, ये -14 है, ये यहाँ पे माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा 23। अदरवाइज अगर आप इसको, ये आपके पास माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो ये 23 हो गया, इसके ब्रैकेट आप एक ही वैल्यूज बन के, अब आपने -14 में प्लस कर दें 23 को, तो आपके पास आंसर आता है डिटर्मिनेंट का 9। तो आपके पास ए का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आंसर क्या आता है 9। अगर आप यहाँ से, आपको ये माइनस माइनस का नहीं समझ आ रहा तो ये देखिए -14 था, बाहर माइनस था, इनटू क्या था -23, तो ये -23 के साथ अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास क्या आंसर आता है 9। तो इस वजह से यहाँ पे आपने हमेशा ये जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस हो उसकी पहले वैल्यूज़ को पहले आपने सिंप्लीफाई कर लेना होता है, प्रॉपर सॉल्व कर लेना होता है। जैसे ये सारी वैल्यूज़ को पहले सॉल्व किया तो क्या आया -23। अब ये जब फाइनल आंसर आ गया ना -23, अब आपने इसको फिर बस सॉल्व करना है क्योंकि माइनस जिस ब्रैकेट के बाहर होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस था, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो डेट्स वाई यहाँ पे हमने प्लस लिखा था, ठीक है। तो -14 + 23 करेंगे तो आपके पास ए का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा 9। और फर्स्ट स्टेप क्या था, मैट्रिसेस क्रिएट करना है, सेकंड स्टेप क्या था डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब देखें कि आपने एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपके पास मैट्रिक्स था, आपको पता है कि ये वैल्यूज़ हमने कौन सी लिखी थी जो एक्स के वेरिएबल के साथ थी, ये वैल्यूज़ वो थी जो वाई वेरिएबल के साथ थी, और ये वैल्यूज़ वो हैं जो जेड वेरिएबल के साथ थी। अब क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे भी आपने ये इस तरीके से एक्स का है, फिर आपने ये मैट्रिक्स खुद क्रिएट करना होता है, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, और नीचे आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना होता है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि ए का डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर क्या आया था 9। अब आपने क्या करना है, खुद से एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है और उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। वो आपने मैट्रिक्स क्रिएट करना है, किस तरीके से करना है कि देखें कि अब आपने ये देखें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आपने जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसकी जगह आपने छोड़ के रिमेनिंग दोनों वैल्यूज़ लिख देनी होती है, यानी कि ये एक्स का कॉलम है, वाई का कॉलम है, जेड का कॉलम है, तो एक्स वाली वैल्यूज़ को छोड़ के उसकी जगह वाई वाली लिख देंगे, ठीक है। अब आप एक्स वाली की जगह ओरिजिनल मैट्रिक्स वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह पे बी मैट्रिक्स में जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिखेंगे, और बी मैट्रिक्स में कौन सी वैल्यूज़ थी, यहाँ पे अगर आप देखें तो बी मैट्रिक्स में 0 0 0 था, यहाँ पे भी आपने लिखना है 0 0 और 0। अब आपके पास आपने क्या करना है कि एक्स मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है। एक्स मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट किसी भी मेथड से ले सकते हैं, बेशक किसी मेथड से ले लें, मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिस मेथड से अभी आपने फाइंड किया, बेशक आप कोफैक्टर से ले लें। तो पहले हमने इस तरह किया था कि मल्टीप्लिकेशन से लिया था, अब इस तरह करते हैं कि कोफैक्टर मेथड से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आप किसी मेथड से भी डिटर्मिनेंट फाइंड करें, आपका आंसर सेम आता है। तो अगर आपको फैक्टर मेथड से अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो आपको फार्मूला लगाना होता है A1, यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिखेंगे x11 कैपिटल X12 स्मॉल x12 प्लस कैपिटल X13 और स्मॉल x13। ये वैल्यू आपको पता है, ये हमारे पास कैपिटल वैल्यू होती है, ये हमारे पास है कैपिटल X11 कैपिटल X12 कैपिटल X13। अब आपने क्या करना है कि आपने ये तीन वैल्यूज़ तो आपके पास क्वेश्चन में हैं, आपने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज़ को फाइंड करना है। पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, स्मॉल x11 की, फिर आप फाइंड करेंगे स्मॉल x12 की, फिर आप फाइंड करेंगे स्मॉल x13 की, यानी कि इनका क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने -1 ये वाला स्टेप कर लेना है सबके साथ, ठीक है। उसके बाद इन दो को ऐड किया तो 2, इन दोनों को ऐड किया तो 3, इन दोनों को ऐड किया तो 4। अब इसका -1 को मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस हो, उसका जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो आपने उसको मैनुअल तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि -1 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तब आपके पास आएगा 1। ये आपके पास ऑड है तो इससे आपके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 और इससे आपके पास आएगा 1।
अब यहाँ पे इसको फर्दर आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब 1 का क्या मतलब है कि पहली रो और पहले कॉलम को इग्नोर कर दें और रिमेनिंग जो रह जाएगा उसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, पहली रो और पहले कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग क्या है, 1 5 यहाँ लिख लेती हूँ, 1 5 -1 और 4। इसका क्या मतलब है, 1 और 2 का क्या मतलब है, पहली रो दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दें। पहली रो दूसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग है 0 0 5 और 4। इसका क्या मतलब है, पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर कर दें तो इसके बाद रिमेनिंग क्या है, 0 0 1 0 0 1 और -1। ठीक है, अब इसका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ले लेना। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4, डिटर्मिनेंट का -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, -5। अब देखें, आप इसको कर लें 4, यहाँ पे 4, ये आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर यहाँ आगे मैं लिख दूँ तो ये देखिए 1 है, 4 है, माइनस माइनस क्या होता है, +5, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 9। तो अगर यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 9, ठीक है, तो ये इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 4 + 5 किया तो 9, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आता है। तो फर्स्ट को फैक्टर आपने फाइंड किया तो आपके पास क्या आंसर आया, 9। अच्छा, आप देखें कि ये आपके पास 9 आ गया। सेम इसी तरीके से 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, डिटर्मिनेंट का -5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है, -0, तो 0 0 ही होता है, माइनस प्लस की अहमियत नहीं होती 0 के साथ। ठीक है, उसके बाद 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0। ठीक है, और इससे इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0। तो ये आपके पास 9, फिर आपके पास को फैक्टर है 0 और फिर है 0। अब इसको फार्मूला में पुट करें कि कैपिटल X1 की वैल्यू क्या है, 0, और इसकी स्मॉल x1 की वैल्यू क्या है, 9, फिर प्लस का साइन, कैपिटल 1 2 की वैल्यू क्या है, -2 और स्मॉल की वैल्यू क्या फाइंड की है, 0, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, कैपिटल X13 की वैल्यू क्या है, -1, और स्मॉल की वैल्यू, स्मॉल का कोफैक्टर क्या फाइंड किया, 0। अब इनको क्या कर लें, आपस में सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या फाइनल आंसर आ रहा है, 0। यानी कि अगर एक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लें तो आपके पास क्या आंसर आता है। ठीक है, तो इसको जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। तो यानी कि एक्स का डिटर्मिनेंट, आपने ये पूरी वर्किंग की, एक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो आपके पास क्या आंसर आया, 0, और मेन मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट क्या था, 0। अब आपने क्या करना है, 0 और 9 को अगर आप डिवाइड करें, 0 डिवाइड बाई 9 करें तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है 0, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या फाइंड की है, एक्स की वैल्यू का आंसर है x = 0। ठीक है, इसी तरीके से आपने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने z वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, आप देखें कि y की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है कि पहले अपने y की वैल्यू का आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है बल्कि आपने यहाँ पे पैरेलल ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, y का जो आपने मैट्रिक्स बनाना है उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है और उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है। ये आपने मैट्रिक्स खुद क्रिएट करना है। अब क्योंकि आप y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो y के जो ओरिजिनल मैट्रिक्स वाले सारे एलिमेंट्स हैं आपने ये नहीं लिखने। ठीक है, बाकी आपने रिमेनिंग लिख देने हैं। ठीक है, यानी कि x के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आप लिख देंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स से दे के, और z के एलिमेंट्स भी आप ओरिजिनल मैट्रिक्स से दे के लिख देंगे, -1 5 और 4। लेकिन आप y के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। y के एलिमेंट्स की जगह पे आप बी मैट्रिक्स जो आपका था उसके एलिमेंट्स लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, 0 0 और 0, यहाँ पे आप वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अब आपने इसके क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर। तो ये फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास होती है, ये कैपिटल Y 1 1 की है, ये कैपिटल Y 1 2 की है, ये कैपिटल Y 1 3 की है। स्मॉल ये आपने खुद फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने ये कंप्लीट कर लेना है। ये तो आपको पता है हर कोफैक्टर में हमें करना होता है। अब इसका क्या मतलब है कि आप पहली रो और पहले कॉलम को इग्नोर कर दें। तो पहली रो पहले कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग क्या है, 0 0 5 एंड 4। पहली रो पहले कॉलम को इग्नोर करके ये हमारे पास रिमेनिंग है। इसका क्या मतलब है, पहली रो और दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दें। तो पहली रो दूसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद है क्या रिमेनिंग है, 2 2 5 एंड 4। और इसका क्या मतलब है, पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर कर दें। तो पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद ये वैल्यू रिमेनिंग है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, डिटर्मिनेंट का -5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, और इनको सॉल्व कर लें तो 0 ही आता है, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल भी 0 ही है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8,
और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, डिटर्मिनेंट का माइनस, 8 में से 10 को माइनस करें तो -2, ठीक है। 8 में से ये किया तो -2, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल 2। देखिए ना, 8 में से 10 को माइनस करेंगे तो -2 आता है, ठीक है। तो -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है सिंपल 2। तो ये आपके पास 2 को फैक्टर आ गया, इसका ये को फैक्टर आ गया था। उसके बाद अब आपने इसका को फैक्टर फाइंड करना है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, डिटर्मिनेंट का माइनस, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। तो ये आपके पास थर्ड को फैक्टर आ गया। एक ये को फैक्टर, 3 को फैक्टर फाइंड करने थे, तीनों को फैक्टर फाइंड हो गए हैं। अब कैपिटल Y11 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1, और यहाँ पे सॉल्व किया तो कोफैक्टर से आंसर आया 0, प्लस कैपिटल Y12 की वैल्यू क्या है 0, और इसका कोफैक्टर लिया तो 2, फिर प्लस का साइन, फिर कैपिटल 13 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, और स्मॉल का कोफैक्टर फाइंड किया तो क्या है 0। अब इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आता है 1/0 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस इंटू -1 × 0। तो ये इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आता है 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फाइनल, आपके पास y का डिटर्मिनेंट लेने से क्या आंसर आया 0, ठीक है। इससे आपके पास क्या है 0, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर देंगे 0, और उसके बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या था 9, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। यानी कि आपने y की जब वैल्यू, यानी कि यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ 10, y = 0, और x फाइंड किया था तो x = 0। सेम इसी तरीके से आपने z की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखेंगे आपने ये वैल्यू सारी फाइंड करनी है, ठीक है। पहले आप z का मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, तो आपको पता है सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की, और फिर z की। अब देखें, अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स अपने सामने रखें। ओरिजिनल मैट्रिक्स में आपने x की ओरिजिनल मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स लिखना है, यानी कि 1, 2 और 2, और y वाले भी एलिमेंट्स आपने सेम यही लिखने हैं, -2, 1 और -1, ठीक है। लेकिन आपने y के ओरिजिनल मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, यानी कि ये वाले नहीं लिखने हैं, बल्कि इसकी जगह पे कौन से लिखने हैं, b मैट्रिक्स वाले आपने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे आप b मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू होती है, ये कौन सी वैल्यू है Z11 की, ये वैल्यू कौन सी है Z12 की, और ये वैल्यू कौन सी है Z13 की। तो ये तीन वैल्यूज़ तो कैपिटल वाले आपके पास हैं, और आपने क्या फाइंड करनी है, स्मॉल Z11 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, स्मॉल Z12 की, और स्मॉल Z13 की। तो ये तीन वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो ये देखें, सबसे पहले -1, और इस तरीके से हम लिखेंगे, नेक्स्ट -1, और इस तरीके से आपने लिख देना है। 1 में 1 को ऐड किया तो यहाँ पे 2, और इन दो को ऐड किया तो 3, और इन दो को ऐड किया तो 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1। अब इसको फर्दर आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये 1 का क्या मतलब है कि पहली रो और पहले कॉलम को इग्नोर कर दें। तो पहली रो पहले कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग क्या है वो लिख दें। अब इसका क्या मतलब है, पहली रो दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दें, यानी कि पहली रो दूसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग है वो आप यहाँ पे लिख दें 2200। और इसका क्या मतलब है, पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर कर दें, तो पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग है 221 -1, और इसको सॉल्व कर लें। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, डिटर्मिनेंट का माइनस, इन दो को मल्टीप्लाई किया 0, और फाइनली इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और इनको सॉल्व करने से भी 0। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, डिटर्मिनेंट का -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 1। ये पहले आप ये कर लें, -2 मल्टीप्लाई -2 इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -4। -4 को फिर आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -4, ठीक है। तो यहाँ पे इससे आपके पास क्या आंसर आया, -4। अब आपने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, -4 आ गया, और इसको आपने क्या करना है, फार्मूला में पुट कर देना है। Z11 का आपके पास आंसर क्या है, यहाँ पे 1, और इससे यहाँ पे आपके इससे आपके पास 0 आंसर आया था, तो यहाँ पे 0, प्लस Z12 का आंसर क्या है, यहाँ पे -2, और इसका कोफैक्टर लिया तो 0, प्लस Z13 का आंसर क्या है 0, और इसका कोफैक्टर फाइंड किया तो -4। अब इसको पूरी कंडीशन को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, Z का डिटर्मिनेंट
तो जेड का डिटर्मिनेंट आपके पास आता है, आप देखें कि ये आपके पास है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0, ठीक है। यानी कि कैपिटल जेड का अगर आप डिटर्मिनेंट लें तो 0, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कैपिटल जेड का डिटर्मिनेंट लें तो 0, ओरिजिनल का क्या डिटर्मिनेंट लिया तो 9, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0। फाइनल आंसर है आपका 0। तो नीचे आपने मेंशन करना है 10, एक्स इक्वल टू 0, एक्स को सॉल्व किया तब भी आंसर 0 आया, वाई को सॉल्व किया तब भी आंसर 0 आया, और जेड को सॉल्व किया तब भी आंसर 0 आया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, और उसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी जो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक बार फिर शेयर कर रही हूँ, और इसी के साथ ही प्रॉब्लम नंबर 2 का मैं जो इसका पार्ट 2 है उसका सोल्यूशन भी शेयर कर रही हूँ, उसको भी आपने इसी मेथड से करना है और आंसर भी आपके यही आएंगे, ठीक है। अब देखें कि ये आपके पास पार्ट बी है, और इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इनके हमने मैट्रिसेस क्रिएट करने हैं। पहले आपने ए मैट्रिक्स क्रिएट करना है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आपके पास है 4 1 और 2, यहाँ पे लिखेंगे 4 1 और 2। नेक्स्ट है 2, यहाँ पे क्या -3, यहाँ पे क्या -4। तो ये आपका ए मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। फिर आपने एक्स मैट्रिक्स क्रिएट करना है, डिफरेंट वेरिएबल एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई और जेड। फिर आपने क्या करना है, बी मैट्रिक्स क्रिएट करना है जो इक्वल टू के साइड पे वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे देखें इक्वल टू के साइड पे 0 0 और 0 है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए का। तो आप किसी भी मेथड से फाइंड कर लें। अगर आप मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करते हैं तो आपको पहले सेम यही वाले लिखने पड़ेंगे एलिमेंट्स, और उसके बाद पहले 2 कॉलम्स को दोबारा से लिखना पड़ेगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, -4। फिर आपने प्लस का साइन लगा देना है, फिर आपने इन 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको सिंप्लीफाई किया तो -26, फिर आपने प्लस का साइन लगा देना है और इन 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इन 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 6। तो ये आपके पास आ जाएगा -22, और पहले आपने एक ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है और फिर सेकंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, और इन दोनों के आंसर को आपस में माइनस कर देना है। अब देखिए इससे आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0, और अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपने अब जेड की इस तरीके से अपना मैट्रिक्स क्रिएट कर लेना है। एक्स की जगह पे आपने बी मैट्रिक्स वाले एलिमेंट लिख लेने हैं और बाकी ओरिजिनल वाले ही एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। ये आपको आपने फार्मूला लिखना है यहाँ पे कोफैक्टर मेथड की वजह से। ये आपके पास वैल्यू x11 की होती है, x2 x3 की, और इस तरीके से ये x11 का क्या मतलब है, पहली रो और पहले कॉलम को इग्नोर कर दें तो आपके पास ये आएगा। फिर उसका x12 का क्या मतलब है, पहली रो दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा, पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1, इसको सिंप्लीफाई करें तो -1, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1। अब इसको सॉल्व कर ले, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4, यहाँ पे -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6। अब -4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, और -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 0 आते हैं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो
ठीक है। इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे ना, ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बाहर क्या 1, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 0 और 0 को फैक्टर्स आ गए हैं। अब कैपिटल X11 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। यहाँ पे आप किसका एक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, कैपिटल X11 की वैल्यू क्या है 0, और इस को फैक्टर इसका फाइंड किया तो आंसर क्या आया था 2, प्लस कैपिटल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, को फैक्टर फाइंड किया था 0, प्लस कैपिटल की वैल्यू क्या है 2, और को फैक्टर फाइंड किया था 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स का जो है डिटर्मिनेंट वो आ जाएगा 0। अब देखें कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 0। ठीक है, यानी कि एक्स का डिटर्मिनेंट लें तो आपके पास क्या आंसर आता है 0। अब इसका यहाँ पे आपने एक्स का डिटर्मिनेंट लिखना होता है। यहाँ पे एक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो 0, और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया था उसका आंसर भी 0 है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 0, यानी कि आपके पास जो एक्स है यहाँ पे आपने लिखना है 10, एक्स इक्वल टू 0। इसी तरीके से आपने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें कि आपने इसकी वाई का मैट्रिक्स क्रिएट करना है, सारे आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स वाले एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वाई की जगह आपने बी मैट्रिक्स वाले एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये आपने फार्मूला लगाना है, उसके बाद इसका क्या वाई 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 की और 3 की। अब इसका क्या मतलब है, देखें पहली रो पहले कॉलम को इग्नोर कर दें तो आपके पास ये आता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि y12 का मतलब है पहली रो दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है, और इसका क्या मतलब है पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर कर दें तो आपके पास ये कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 को -4 से मल्टीप्लाई करें 0, और इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 0, और इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तब 0 आ जाएगा। 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -8, डिटर्मिनेंट का माइनस, और 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -9, और उसके बाद 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0 करें, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर है 0। और इस कंडीशन को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है -1। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है। कैपिटल Y11 का आंसर क्या है आपके पास, यहाँ पे देखें ये आपके पास है 1, और कोफैक्टर इसका फाइंड किया था तो 0, प्लस Y12 का आंसर क्या है, वैल्यू क्या है 2, और इसका कोफैक्टर फाइंड किया था तो -1, प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे को वैल्यू क्या है 2, और इसका कोफैक्टर फाइंड किया था तो 0, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास y का जो डिटर्मिनेंट है, y का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास y का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0, और अब आपने क्या करना है यहाँ पे अपने पुट कर देनी है वैल्यूज़ के, y का डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर आया 0, और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया तब भी आंसर क्या आया 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 0, यानी कि आपके पास y इक्वल टू क्या है 0। x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, y की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है। अब आपने लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है z की, कि z अगर आपके पास मिसिंग है तो उसकी वैल्यू भी आपने सेम इसी मेथड से फाइंड करनी है। अब देखें कि आपने z की वैल्यू इसी मेथड से फाइंड करनी है कि आपने पहले मैट्रिक्स क्रिएट करना है, ये x वाले ओरिजिनल वाले लिखने हैं एलिमेंट्स, y के भी ओरिजिनल एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन z के ओरिजिनल एलिमेंट्स की जगह आपने कौन से लिखने हैं, b मैट्रिक्स वाले एलिमेंट लिखने हैं। उसके बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब ये आपने कोफैक्टर फाइंड करने हैं, ये देखें 1 का क्या ये कहाँ से आए, ये 1 का क्या मतलब, पहली रो पहले कॉलम को इग्नोर करने के बाद ये कंडीशन, पहले कॉलम दूसरी रो को इग्नोर करने के बाद ये वैल्यू आई है, और पहली रो तीसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद ये आपके पास ये क्रिएट हो जाएगा। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1, इसको सिंप्लीफाई किया तो -1, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और इनको मल्टीप्लाई किया 0, फाइनल आंसर भी 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -0 आता है। 0 की अहमियत नहीं होती, उसके साथ कोई भी प्लस माइनस का साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और दरमियान में डिटर्मिनेंट का -4 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आता है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आता है 1। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इन वैल्यूज़ को आपने फार्मूला में पुट करना है। Z11 का आंसर ये आपको पता है, ये Z11 की वैल्यू होती है, ये Z12 की वैल्यू होगी, और ये Z13 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखें Z11 की क्या वैल्यू है 1, और कोफैक्टर 0, प्लस इसका है 4, कोफैक्टर 0, प्लस इसकी वैल्यू है 0, कोफैक्टर फाइंड किया तो 1।
इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो z का डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा, z का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। z का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो z का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे लिख देना है z इक्वल टू 0, और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या था, 0, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0। फिर आपके पास यहाँ पे आपने नीचे लिखना है फाइनल अपना आंसर आपने लिख देना है 10, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया।